हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और चलिए शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पे अब आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करें विच इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो चलिए जो भी गैसेस है, मतलब कि मेनली O2 एंड CO2 की बात कर रहे हैं, ये दोनों गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। सो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। अब O2 के लिए बोल रहा है कि O2 में कितना 97% जो है, 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs इन द ब्लड, यानी कि हीमोग्लोबिन RBCs जो है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो उसको कैरी करता है 90% ऑक्सीजन को। एंड द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और बाकी का कितना जो 3% है वो प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, कैरी करता है। ओके, ऐसे ही CO2 के लिए बोल रहा है, CO2 के लिए क्या बोल रहे हैं कि 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs। ओके, ये ध्यान रखना, इतना परसेंट RBC ही हीमोग्लोबिन के थ्रू ही क्या करता है, CO2 को भी कैरी करता है। नाउ 70% ऑफ इट इज कैरिड एज अ बाइकार्बोनेट। ओके, कुछ रिएक्शन करके 70% कैसे होता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहता है। और नेक्स्ट उसके बाद जो है कुछ 7% बच जाता है, वो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये अलग एक थोड़ा सा फिगर दिया है, फिगर ध्यान में रखना है, इनकी परसेंटेज ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBCs। ठीक है, तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन वाला जो रहता है कुछ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, तो सेंटर में Fe आयरन रहता है और उस पर 4 इसकी वैलेंसी होती है, जहाँ पर O2 आकर बाइंड होता है। एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। सो O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दे मेक दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum 4 molecule of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen. ठीक है, ये क्या है इसका मतलब, देखिए पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का तो हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही पार्शियल प्रेशर डाउन हो गया तो हीमोग्लोबिन उससे डिसोसिएट हो जाएगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are other factor which can interfere with this binding। अभी 3 फैक्टर्स और थे, मतलब बेसिकली हम 4 फैक्टर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर है जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2 पार्शियल प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस पे, वाई पे दे रखा है परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन मतलब कहने का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि इस टाइम पे हीमोग्लोबिन पे कितने ऑक्सीजन बाइंड है, क्या उसका सैचुरेशन मतलब कि उसके चारों मॉलिक्यूल O2 से ऑक्यूपाइड हो जाने चाहिए, तो वो वाला सैचुरेशन कितना है, दैट इज कॉल्ड द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो आप अगर इसमें देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर क्या बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो बोल रहा है कि ये कर्व जो है आप देख सकते हो, हमें एक सिग्मॉइड कर्व मिला। ओके, अगर मैं इस वक्त यहाँ पे बात करूँ तो मान लो मैंने 20 पार्शियल प्रेशर पे बात करी। ओके, तो 20 पार्शियल या फिर मैं बोल रही थी 40 पार्शियल प्रेशर। 40 के पार्शियल प्रेशर पे अगर हम देखें तो मुझे करीब कितना मिल रहा है यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ अराउंड 75, है ना, ये 70 हो गया, तो मुझे करीब 75% परसेंट सैचुरेशन मिल रहा है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है, 100 भी नहीं है, सिर्फ 40 पार्शियल प्रेशर पे ही मुझे कितना परसेंट सैचुरेशन मिल रहा है, मतलब कि हीमोग्लोबिन 75% वो ऑक्यूपाई हो गया है ऑक्सीजन के साथ। ये समझ में आया थोड़ा सा। ठीक है, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब क्यों बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अभी थोड़ी सी देर में बताती हूँ। एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, फैक्टर्स का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है इस कर्व पे, किस किस फैक्टर का, PCO2 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, है ना, इस पर इनका फैक्टर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और बताती हूँ। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन में बात करी, जैसे ही अगर हम कहाँ पे गए, हम गए कहाँ पर, टिश्यू में।
तो ओके, इफ विल रीच इन द टिश्यू, अब टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डाउन हो जाएगा, मैंने डाउन का साइन बना दिया। CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि टिश्यू में रिएक्शन हो रही है, O2 यूटिलाइज हो रहा है और CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी टिश्यू में ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी कि CO2 को में बाकी सब कंडीशन ज़्यादा है और इसकी वजह से ये क्या फेवर करती है, ये फेवर करती है O2 का डिसोसिएशन, मतलब कि O2 अपने हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाएगा और किसको चला जाएगा, वो मिल जाएगा टिश्यू को, और टिश्यू से CO2 आएगा और वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा। उस केस में ये जो कर्व होता है, ये कर्व थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, लाइक दिस, विच आई हैव शिफ्टेड लाइक दिस, ठीक है, इट शिफ्टेड टू राइट साइड व्हेन ऑन रीचिंग इन द टिश्यू, ध्यान रखना, ऑन रीचिंग इन द टिश्यू द कर्व शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट साइड। अब देखिए सेम चीज़ देखते हैं, पार्शियल प्रेशर 40 पे मैंने देखा था कि कितना हो रहा था, 75% सैचुरेशन, सेम ही पार्शियल प्रेशर 40 पे अगर मैं देखूंगी तो अब कितना परसेंट सैचुरेशन हो रहा है, अब सिर्फ 40% ही सैचुरेशन हो रहा है। सी द डिफरेंस, सिर्फ 40% सैचुरेशन हो रहा है इतने पार्शियल प्रेशर पे, क्योंकि अब कंडीशन फेवर क्या कर रही है कि O2 इससे डिसोसिएट हो जाए और CO2 बाइंड हुए। तो अब टिश्यू में आने पे O2 यहाँ से हट जाता है और CO2 बाइंड होता है, इसलिए सेम पार्शियल प्रेशर पे भी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बाइंड नहीं है ऑक्सीजन के साथ, उसका परसेंट सैचुरेशन 40 है, मतलब सिर्फ 40% ही उसका वो पार्ट है जहाँ पे O2 बाइंड है, ठीक है, आई बात समझ में। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट बोहर इफेक्ट, वी कॉल्ड इट बोहर इफेक्ट, आई बात समझ में। अब इसका दूसरा ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम एल्वियोलाई में जाते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई में वी नो कंडीशंस कैसी हैं, यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, CO2 कम है क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं यार, तो O2 ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी इज़ वेरी लेस एंड टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी लेस, ठीक है, ये सब फेवर कर रहा है O2 की बाइंडिंग को, ठीक है, किसके साथ, O2 की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आते ही ये वाला कर्व किधर शिफ्ट हो जाता है, इट शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इट शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब देखते हैं यहाँ पे भी सेम हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं और इस पार्शियल प्रेशर पे जब हम इसका परसेंट सैचुरेशन दे रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट मतलब मैं 98% ले रही हूँ, ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन मुझे मिल रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस, एक ही सेम पार्शियल प्रेशर पे आई एम सीइंग द डिफरेंस। पहले एक नॉर्मल कंडीशन में 75%, जब ब्लड के अंदर नॉर्मल ब्लड जब टिश्यू में पहुंच रहा है तो ये कंडीशन फेवर कर रही है कि O2 डिसोसिएट हो जाए इससे, तो ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हो गया और यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन भी कम हो गया। जब एल्वोलाई में जाते हैं तो वहाँ कंडीशन फेवर करती है कि O2 इसके साथ बाइंड हो जाए, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और उस कंडीशन में ये कर्व जो है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड दी हेल्डेन इफेक्ट। ये हेल्डेन ने दिया था, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है, समझ आया क्या बोला मैंने, दिस इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसको रीड करते हैं, तो वो बोल रहा है इन एल्वियोलाई वेयर देयर इज अ हाई PO2, लो CO2, less hydrogen concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, है ना। क्या हो रहा है, O2 बाइंड हो रहा है, यहाँ पर जो मैंने ये दिखाया है O2 बाइंड हो रहा है और ये क्या बना रहा है, इट मेकिंग दी oxyhemoglobin, फेवर हो रहा है। whereas in tissue where low PO2, high CO2, high hydrogen concentration and higher temperature exist, the condition are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociate at the tissue, है ना। एल्वोलाई बोल दो या लंग्स बोल दो, ये वाला जो है, ओके, एल्वोलाई या लंग, ये वाला समझ आया, है ना। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे pH कितना रहता है, इट इज़, मैं यहाँ पे रेड से ही लिखती हूँ, यहाँ पे pH कितना रहता है, इट इज़ 7.4, here pH is 7.2
एंड हेयर द pH इज, ब्लड का pH की बात कर रही हूँ, 7.6 और 7.8 है ना। pH लो मतलब कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो वही हम बोल रहे हैं कि टिश्यू में हाइड्रोजन आयन क्या है, हाई है, और pH हाई मतलब लेस हाइड्रोजन आयन। तो ये कर्व समझ में आया कैसे राइट और लेफ्ट, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, बिकॉज राइट टिश्यू में जाते ही ये कर्व मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है एंड उसकी वजह से ये कर्व हम बना रहे हैं। सो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। ये याद रखना, हर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कितना, वो 5 ml ऑफ O2 डिलीवर करता है। किसको डिलीवर करता है, टिश्यू को डिलीवर करता है। यानी 100 ml में जितने भी हीमोग्लोबिन है वो 5 ml ही O2 को डिलीवर कर पा रहे हैं अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ध्यान रखना, अगर एक्सरसाइज मोड में है तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, नॉर्मली जो है वो 5 ml डिलीवर करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं ना ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। So CO2 is carried by hemoglobin as a carb amino hemoglobin. I told you CO2 तीन तरह से कैरी हो रहा है। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो ये क्या बनाता है, इट मेक अ कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितना, 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऑब्वियसली CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी ये बाइंडिंग होगी। PO2 is a major factor which could affect this binding. When pCO2 is high and PO2 is low, as in tissue, more binding of CO2 occurs. Whereas, when pCO2 is low and PO2 is high in alveoli, the dissociation of CO2 from carb amino hemoglobin takes place. समझ आई ये line? That is, CO2 which is bound to hemoglobin from tissue is delivered at alveoli. है ना, जैसे ही टिश्यू में से जो ब्लड है वो एल्वेलाई में पहुंचा, तो एल्वेलाई में वो क्या लेके पहुंचा, वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स लेके पहुंचा। पर एल्वेलाई की कंडीशन ये फेवर कर रही है कि वहाँ जाते ही वो CO2 से डिसोसिएट हो जाता है, CO2 वहाँ से हट जाता है और उस वजह से CO2 डिलीवर हो जाता है एल्वेलाई को। एल्वेलाई के थ्रू वो CO2 हम एक्सहेल कर देते हैं और O2 डिलीवर हो जाता है वापस हीमोग्लोबिन को और उसके साथ बाउंड हो जाता है। सो RBC कंटेन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम होता है इसके पास दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। Minute quantity of same is present in the plasma too. This enzyme facilitate the following reaction in both direction. इसकी वजह से ही क्या बनता है, एक और बनता है 70%, जो मैंने बोला था ना कि 70% वो डिलीवर करता है बाय कार्बोनेट के फॉर्म में, ये उसकी बात बता रहा है। सो क्या हो रहा है, CO2 वाटर के साथ मिक्स होकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बना रहा है, विच अगेन मेक दी बाय कार्बोनेट। सो दिस इज बाय कार्बोनेट। So at the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuse into the blood, RBCs and plasma and form the HCO3 and H positive ion. ठीक है ना, ये मतलब वहाँ पे एक केमिकल बना रहा है। At the alveolar site where pCO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction. देखिए यहाँ पे opposite direction में भी दिखा रखी, proceed कर रखी है। तो जैसे ही वो alveoli में पहुँचा, ये उल्टे डायरेक्शन फिर वापस से बनेगा H2CO3 एंड वापस से वो क्या रिलीज कर देगा, CO2 को रिलीज कर देगा, जिसको हम एक्सेल कर देंगे। So thus CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level and transported to alveoli is released out as CO2. समझ आया? So every 100 ml of deoxygenated blood deliver 4 ml of CO2. O2 करता है 5 ml और CO2 करता है 4 ml. ठीक है, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अभी भी डाउट रह गया है तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको आंसर करूँगी। आगे बात करते हैं, ये रेस्पिरेशन रेगुलेट कौन करता है। So human being has a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of body tissues, है ना। हम बढ़ा भी सकते हैं रेस्पिरेशन रेट को या फिर कम भी कर सकते हैं। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, ये हमेशा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे एक ऐसा कुछ बताऊँ तो मेड्यूला में एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, रिदम सेंटर कहाँ पर है, इट इज इन मेड्यूला। ओके, responsible for this regulation. Another center present in the pons region of brain called pneumotaxic center. एक और सेंटर है pons में which is called the
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, सो वो क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या कर रहा है, ये किसको कर रहा है, इट मॉडरेट द एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना, मतलब एक तरह से ये इसको कंट्रोल कर रहा है। सो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है ना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को ये कम ज़्यादा कर सकता है। A chemosensitive area is situated adjacent to rhythm center which is highly sensitive to CO2, ठीक है। अब क्या होता है, एक और एरिया भी प्रेजेंट होता है यहाँ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में ही, जिसको हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के लिए एज वेल एज हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए। जैसे ही इसमें थोड़ा भी चेंज होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्या बोल रहा है, वेरी सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। जैसे ही ये CO2 हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हुआ ये सेंटर एक्टिवेट हुआ, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर। अब ये क्या कर रहा है, ये किसको दे रहा है, ये रिदम सेंटर को सिग्नल दे रहा है टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दी सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, कि तुम कुछ भी रिदमिक में या कुछ भी एडजस्टमेंट करो कि CO2 को बाहर निकालना है, एक्सेल करना है, व्हाटएवर, या इन्हें ब्रीदिंग बढ़ा देना है, इनहेलेशन बढ़ा देना है, जो भी तुम्हें एडजस्टमेंट करना है करो, बट इस चीज़ को रिमूव करना है। तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एरोटिक आर्च एंड कैरोटिक आर्टरी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखना, ये अलग से बताया हुआ है, ये तो इसका बता दिया, फिर अलग से आपको बताया हुआ है। Aortic arc and carotid artery also can recognize the change in CO2 and hydrogen ion concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action. The role of oxygen in the regulation of rhythmic center is quite insignificant. मतलब प्रॉपर हम बता रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिखाया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। तो आपको मेनली ध्यान रखना है मेड्यूला से रिलेटेड होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, उसी के पास में एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है विच इज़ वेरी हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पॉन्स में एक सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक जो कंट्रोल करता है रिदमिक सेंटर की एक्टिविटीज़ को। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर पे। तो पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। इट इज़ अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग साउंड ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल। दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग सही से नहीं हो पाता, एंड दैट इज कॉल्ड अस्थमा। एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, ठीक है ना, कि जो एल्वियो की वॉल है वो ही डैमेज होगी। अब क्या होगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा O2 एंड CO2 का, तो रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। तो स्मोकिंग कॉज एम्फाइसीमा। एंड द लास्ट वन इज दी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब क्या, ड्यू टू देयर ऑक्यूपेशन दे हैव सर्टेन डिसऑर्डर। मतलब क्या, इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज लिविंग इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है, स्टोन ब्रेकिंग होती है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कोप अप विद द सिचुएशन। कब तक फाइट करती रहेगी, इतना ज़्यादा डस्ट रहता है, हर वक्त रहता है। सो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। तो लंग्स में डैमेज होता है। सो वर्कर इन दीज इंडस्ट्री शुड वेयर द प्रोटेक्टिव मास्क, दे शुड वेयर द मास्क सो दैट कि वो डस्ट से, उससे डैमेज से बच सके। सो ये तो डिजीज डिसऑर्डर्स हुए, एंड दिस इज हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अच्छे से कर लेना क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पर क्वेश्चन फ्रेम होने के। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ आवर चैप्टर। नेक्स्ट में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट आता है प्लीज़ डू सेंड मी योर डाउट्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल काइंड ऑफ क्वेरीज। ओके, चलिए तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।